स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में जैसा कि आपको पता ही है, सुमित्रानंदन पंत जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे गए हैं और छायावाद के आधार स्तंभ भी हैं। इनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है भारत माता ग्रामवासिनी। तो इस कविता पर विस्तृत चर्चा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, ताकि इस कविता से संबंधित आपसे जैसा भी प्रश्न पूछा जाए, इसका सारांश पूछा जाए, प्रतिपाद्य पूछा जाए या फिर सप्रसंग व्याख्या ही करने को क्यों ना कोई पद्यांश दे दिया जाए, आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप एक ही बार में ग्रहण कर पाएँ। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और कविता पर आ जाते हैं। तो कविता का शीर्षक है भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता हम अपने देश को कहते हैं, माता कहकर, माँ कहकर संबोधित करते हैं। माँ के स्तर का दर्जा हमने अपने देश को, अपनी मातृभूमि को दिया है। ग्रामवासिनी दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्राम यानी कि गांव, वासिनी यानी कि वास करने वाली। तो भारत माता जो है, यानी कि भारत की प्रकृति जो है, वो ग्राम यानी कि गांव में मुख्यतः वास करती है। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो प्रकृति का जिस प्रकार से निरंतर क्षय हो रहा है, तो उस आधार पर भी अगर देखेंगे तो गांव में ही थोड़ा बहुत प्रकृति का संरक्षण अभी भी बचा हुआ है। प्रकृति अभी भी वहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित है, लेकिन वहाँ पर भी दिन ब दिन स्थिति खराब ही होती चली जा रही है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर चिंतन कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता में। तो चलिए अब कविता पर आ जाते हैं। तो लिखते हैं सुमित्रानंदन पंत कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। अब यहाँ पर मैला सा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। जहाँ पर सा, से, सम, सारिस, समान इत्यादि शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। अब देखिए, पढ़कर काफ़ी कुछ अंदाज़ा आपको लगा होगा, क्योंकि मैंने ऊपर एक भूमिका बांध दी थी। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांव का देश है। जो भारतीय संस्कृति है वो गांव उसमें मुख्य स्थान रखते हैं भारतीय संस्कृति में, और गांव में ही भारत माता के सही मायनों में दर्शन हो पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भारत माता जो है, यानी इसीलिए मैंने कहा कि भारत गाँव का देश है। इसके बाद में लिखा है कि खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। तो यहाँ खेतों में श्यामल से तात्पर्य है हरियाली फैली हुई है। तो खेतों में फैला है श्यामल, खेत तो हरियाली के लिए होते ही हैं, तो खेतों में, खलिहानों में चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, और वो उस क्षेत्र को, गांव को काफ़ी सौंदर्यपूर्ण बना रही है। ये लिखा है धूल भरा मैला सा आंचल। तो यहाँ खेतों में हरियाली फैली रहती है, और उसमें यानी कि खेतों में अनाज लहराता रहता है, परंतु इसका हरा आंचल मैला सा, अर्थात गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू से व्याप्त रहता है। अब देखिए क्या है, हरियाली फैली हुई है, यानी फसल जो है वो लहला रही है खेतों में, लहलाती है खेतों में। लेकिन अगली पंक्ति है धूल भरा मैला सा आंचल। तो धूल भरे मैले से आंचल से तात्पर्य है कि मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है, गांव की मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है, वो उस फसल में व्याप्त है, मिली हुई है। आगे लिखा है गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। वो अर्थ ये है कि गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है, यानी कि भारतीयों की दरिद्रता, दीनता और जो उनकी स्थिति है, जो दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, और श्रम निष्ठा का जल यहाँ की नदियों में, गंगा यमुना जैसी प्रमुख नदियों में बहता है। तो भारतीयों की दीनता देखकर मानो भारत माता करुणा से आंसू बहा रही हैं। यहाँ पर लिखा है ना, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे भारत माता यानी कि गंगा जो है वो उदास हो गई हो, यहाँ की नदियाँ जो हैं वो उदास हो गई हों। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दैन्य जड़ित अपलक नथ चितवन, चितवन यानी कि आँखें। दैन्य जड़ित अपलक नथ चितवन मतलब टकटकी लगाकर जब आप किसी को देखते हैं तब अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए, नत यानी कि निरंतर, चितवन यानी कि आँखों से देखना, किसी को निहारना। अधरों में चिर नीरव रोदन, नीरव रोदन का क्या तात्पर्य है? नीरव रोदन का तात्पर्य है मूक रोदन। युग युग
युग युग के तम से विशरण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी। देखिए प्रवासी कौन होते हैं? जो बाहरी होते हैं, विदेशी होते हैं, जिनका यहाँ अपना स्थान नहीं होता है। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त है, निराशा से झुकी हुई है। इसके अधरों पर यानी कि होठों पर मूक रोदन की व्यथा दिखाई देती है, यानी वो खुलकर रो भी नहीं सकती है। आगे लिखा है 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धशुदित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरु तल निवासिनी, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। फिर से यहाँ पर सा आ गया है, यानी कि यहाँ पर उपमालंकार हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे लिखा है क्रंदन कंपित अधर मौन, स्मित राहु ग्रसित, सरदेन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है क्षुदित, जिसका अर्थ होता है भूखा, जैसे कई दिनों से भोजन इत्यादि न मिला हो, तो उसके लिए क्षुदित शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक शब्द आया है शरदेन्दु। इसका अर्थ आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। तो शरदेन्दु का अर्थ होता है शरतकालीन चंद्रमा, यानी कि जो शरत ऋतु का चंद्रमा होता है ना, उसको बोलते हैं शरदेन्दु। तो यहाँ पर ये आपको एक नया शब्द आज पता चल गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसकी व्याख्या पर। तो सबसे पहले तो मोटे तौर पर समझिए इस पद्यांश में क्या है। तो यहाँ पर पराधीनता काल में, यानी जब भारत पराधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो पराधीनता काल में भारत की जो दुर्दशा थी उसका भावपूर्ण तथा यथार्थ चित्रण किया है किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो वे कहते हैं कि भारत माता की 30 करोड़ संतान, 30 कोटि लिखा है ना, 30 कोटि संतान नग्नतन, तो भारत माता की ही तो संतानें हैं हम सब जो भारत देश में वास कर रहे हैं। तो भारत माता की 30 करोड़ 30 कोटि संतान गरीबी के कारण नंगे वदन है, नग्न तन है, नग्न बदन है, ये आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित हैं। लिखा है ना अर्ध शुदित, यानी भोजन मिला है लेकिन पूरा पेट नहीं भर सका है। तो ये आधा पेट यानी कि भारतवासी, यहाँ की गरीब जनता आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित है, परेशान है, शोषण से ग्रस्त तथा प्रतिरोध करने में भी असमर्थ है। प्रतिरोध करेगी तो उसे मार दिया जाएगा, हमेशा के लिए वो अपनी जान से हाथ धो देगी, इसलिए वो प्रतिरोध करने में भी असमर्थ है। तो ये अंधविश्वासों से ग्रसित होने से अज्ञानी, असभ्य, अशिक्षित और गरीब है। ये अत्याचारी के सामने सदा झुके हुए, दबे हुए रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन और नतमस्तक। ये सब क्यों रहेगा कोई व्यक्ति? जब वो अज्ञान हो। और कहते हैं ना, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आप शिक्षित हो गए, फिर चाहे आप किसी भी तबके से आते हैं, किसी भी जाति विशेष से आते हैं, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता और आपकी बात को सुना जाएगा। तो यहाँ पर मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, नतमस्तक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतवासियों के लिए किया गया है। मूढ़ यानी कि बेवकूफ़, जो कोई चीज़ न समझे, जिसे कोई भी चीज़ का ज्ञान ना हो। और ये मूढ़ता, अज्ञानता कैसे आई थी, असभ्यता कैसे आई थी? अंधविश्वासों में पढ़कर आई थी, कुरीतियों इत्यादि को मानने में, का पालन करने की वजह से आई थी। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। इसके बाद में तरुतल निवासनी, यानी कि भारत माता जो है वो तरु का अर्थ होता है पेड़, तल होता है नीचे, निवासनी यानी कि निवास करने वाली, तो पेड़ के नीचे, वृक्षों के नीचे निवास करती है। इसके पास उचित आवास व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो पेड़ों के नीचे निवास करती है। और यहाँ पर भारत माता से तात्पर्य है यहाँ गरीबी के कारण जो गरीब वर्ग है वो पेड़ों के नीचे यानी कि खुले आसमान के नीचे सोने को विवश है। तो यहाँ पर ये तात्पर्य निकल रहा है। आगे लिखा है स्वर्ण शस्य पद पदतल लुंठित, यानी कि भारत की भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धान उगता है। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता था। ये हर दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से मतलब समृद्ध था। तो स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, सरदेन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो भारत की भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धान उगता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक यानी कि यहाँ के किसान, खेतियार मजदूर, कृषक अत्याचारी शासकों के चरणों में लेटने को मजबूर हैं, चरणों में अपना सिर टेकने को मजबूर हैं। आपको स्थिति तो पता ही है कि किस प्रकार किसानों को अपने ही खेतों पर अपने लिए फसल उगाने का अधिकार नहीं था। उनके खेतों पर वे फसल उगाते थे लेकिन वो कोई साहूकार इत्यादि ले जाता था और उन्हें उचित दाम भी उसका नहीं दिया जाता था।
तो भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त है, दुखी है, चिंतित है। शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त होने से, राहु के ग्रह लगने से धूमिल सा लगता है, उसी प्रकार विदेशी शासकों की नृशंस बर्बरता और अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित रहता है। तो यहाँ पर शरदेंदु यानी कि चंद्रमा जो है वो एक प्रतीक अर्थ लिए हुए है, प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि चिंतित भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का अर्थ होता है भौहें, तो चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नव बाष्पाच्छादित आनन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूल गीता प्रकाशिनी सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन सुधोपम अरति जनमन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। तो सबसे पहले तो समझिए इसका प्रसंग क्या है, यानी मोटे तौर पर इसमें किस विषय पर चर्चा हो रही है। तो जो प्रसंग पिछले पद्यांश का था वही इसका है कि यहाँ पर भी कवि ने पराधीनता काल में भारत की जो दुर्दशा थी उसका यथार्थ और आशा विश्वास से पूर्ण चित्रण किया है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, तो यहाँ पर तिमिरांकित का अर्थ होता है तिमिर अंकित होना, यानी कि अंधकार का होना। तिमिर शब्द जो है तम से बना हुआ है, तो इसका अर्थ होता है अंधकार से युक्त होना। अमित का अर्थ होता है झुके हुए, तो आंखें कब झुकी हुई होती हैं, शर्म से झुकी हुई होती हैं। जब हम कुछ कर पाने में असहाय हों तो तभी हम अपने नयन झुका लेते हैं। अब आ जाइए इसकी व्याख्या पर। तो यहाँ पर इस पद्यांश में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बता रहे हैं कि विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा है। उसके सामने कहीं कोई आशा की किरण नहीं थी। निराशा चिंता से उसकी भौहें जो हैं, भ्रुकुटी जो है वो चिंतित रहती थी, मुड़ी रहती थी और नेत्र झुके रहते थे, क्योंकि वो कुछ भी कर पाने में असहाय महसूस करती थी। भारत माता की बात हो रही है यहाँ पर। और आकाश भाप या धुंध से आच्छादित रहता था। आकाश यानी कि नभ, भाप या फिर धुंध से आच्छादित रहता था। भाप या धुंध से आच्छादित रहने से तात्पर्य है कि खुला आकाश ना दिखाई देना, और खुला आकाश ना दिखाई देना यानी कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा अपनी स्थिति सुधार पाने का। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखते हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो इस वजह से भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त यानी कि कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम धूमिल सी पड़ गई है। तो यहाँ पर कवि अति व्यथित स्वर में कहते हैं कि भारत माता ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था, परंतु आज वह ज्ञानी भारत अज्ञानी सा हो गया है। भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया, किंतु आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि भगवत गीता की जन्मभूमि भारत अंधानुकरण से ग्रस्त है। आगे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आगे लिखते हैं सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन सुधोपम। तो अब भारत माता अहिंसा रूपी प्रेरणादायक दूध पिला रही है जो कि अमृत के समान है। लिखा है ना सुधोपम, जो कि अमृत के समान है। और उससे क्या होगा, उससे जनता के मन में निहित भय जो है, भ्रम जो है, इस तरह के जो नकारात्मक भाव हैं उनको दूर करने वाला है, उनको समाप्त करने वाला है और संसार की अज्ञानता को समाप्त कर नई आशा का संबल जो है संबल देने वाला है, नई आशा की किरण देने वाला है। तो ये है आपकी कविता भारत माता ग्रामवासिनी, यहाँ पर समाप्त होती है। अब कुछ विशेषताओं पर बात कर लेती हूँ, वो आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर इस संपूर्ण कविता में ही गंभीर भावों की व्यंजना करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। राष्ट्र प्रेम और क्रांतिवादी स्वर व्यक्त करते हुए गीता के आध्यात्मिक संदेश का महत्व इस कविता के यानी कि इसी अंतिम पद्यांश में बताते हैं। इसके बाद में अगली विशेषता हो जाएगी कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांधी जी के, महात्मा गांधी के आध्यात्मवाद, सत्य और अहिंसा और मानव प्रेम के सिद्धांतों को यहाँ पर वर्णित करते हुए उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसके बाद में अगली विशेषता हो जाएगी कि यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम प्रधान शब्दावली का भी प्रयोग दिखाई देता है जो कि भावानुकूल है, यानी कि भाव के अनुकूल यहाँ पर प्रयोग हुई है। और अगली विशेषता हो जाएगी गरीब भारतीयों की स्थिति का यहाँ पर करुण और मार्मिक चित्रण किया है। इसके बाद में कुछ अलंकार भी आए हैं, जैसे कि उपमा अलंकार तो मैंने ही आपको कई स्थानों पर बताया था, और प्रकृति का मानवीकरण भी किया है, तो मानवीकरण अलंकार भी हो जाता है। तो ये कुछ अन्य विशेषताएं थी जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा
तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए। और टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके मतलब की चीज़ें ही शेयर करती हूँ। तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, चीज़ें समझ आती हैं, इस चैनल से आपकी मदद हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करिए। खुद भी चैनल से जुड़िए और अपने साथियों को भी चैनल से जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।